नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश भर में कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए बोर्डिंग के सभी प्रबंध किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केवल संक्रमण रहित व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों ने अब तक 37 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष विमान लंदन से 93 व्यक्तियों को लेकर इंदौर पहुंचा। भारत ने ईद के दौरान अफगानिस्तान में 3 दिन के संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया और ईद उल फित्र का त्योहार कल देश के अधिकांश भागों में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ईद की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। दिल्ली हवाई अड्डे से कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से अभी यात्री विमान टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने बताया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किए गए हैं। कल से घरेलू उड़ान शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है। राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें 14 दिन की स्वनिगरानी के निर्देश के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा यात्रा के दौरान भी सभी सावधानियों का पालन करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए। इसके अलावा राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई, रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित एहतियाती कदमों के संबंध में घोषणा की जाए और लोगों को जानकारी दी जाए। इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अगर किसी यात्री में कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कॉल सेंटर 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें अलग थलग रखा जाएगा और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा, जहां उनकी पूरी तरह से जांच होगी। जिन लोगों में गंभीर या मामूली लक्षण होंगे, उन्हें कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा और जिन लोगों में कोविड-19 के मामूली लक्षण होंगे, उन्हें घर में अलग थलग रहने या कोविड देखभाल केंद्र में रहने का विकल्प दिया जाएगा और इनकी भी जांच होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान सेवा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और अन्य छोटे मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि उड़ान सेवाओं को पूरी जांच परख के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि 500 किलोमीटर तक की दूरी वाले तथा ऐसे मार्गों पर जहां हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जाती हैं के लिए उड़ान सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। मंत्रालय के अनुसार उड़ान योजना के तहत चुनी हुई एयरलाइंस कंपनियों के साथ सी प्लेन को भी निर्धारित मार्गों पर अपनी सेवाएं देने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों को अनुमति के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में हवाई अड्डों से बाहर आने से पहले सभी यात्रियों को सरकारी वेबसाइट reg.upcovid.in पर पंजीकरण कराना होगा। इससे उन्हें एक संदेश मिलेगा और वे हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे। यात्रियों को अपनी यात्रा से संबंधित एक फॉर्म भी भरना होगा।
देश में घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेवा शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कुछ और समय की मांग की है। इससे पहले राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने रेड जोन में स्थित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। श्री ठाकरे ने आज फेसबुक के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से महाराष्ट्र से कुछ जरूरी उड़ानें शुरू की जाएंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के कारण केंद्र शासित प्रदेश से बाहर फंसे अब तक 89,000 से अधिक नागरिकों को निकाला है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कई बसों के अलावा 4 विशेष रेलगाड़ियों और 4 विमानों के जरिए आज तक 89,773 निवासियों को वापस लाया जा चुका है। इस बीच वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेश से विशेष विमानों के जरिए विद्यार्थियों सहित 652 यात्री श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विमानों, जहाजों और सड़क मार्ग से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार सभी यात्रियों को विमान या जहाज में चढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रा समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथकवास में रहेंगे। इसमें 7 दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल होगा। इसका खर्च यात्री खुद वहन करेंगे। इसके अलावा उन्हें विशेष परिस्थितियों में अगले 7 दिन खुद अपनी निगरानी में घर पर ही क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति मानवीय संकट, गर्भवती महिलाओं, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता पिता के लिए दी जा सकती है। यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को टिकट के साथ ही दिशा निर्देशों की सूची भी संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोविड के लक्षण नहीं दिखने वाले यात्रियों को ही विमान और जहाजों पर चढ़ने की अनुमति होगी। सड़क मार्ग से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए भी ये नियम लागू होंगे। यात्रा शुरू होने के पहले सभी यात्रियों को स्वघोषित फॉर्म की 2 प्रतियां भरकर देनी होंगी। इनमें से 1 प्रति हवाई अड्डे, बंदरगाहों तथा सीमा प्रवेश चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य और आवर्जन अधिकारियों को दी जाएंगी। ये फॉर्म आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हवाई अड्डों तथा विमानों के अंदर संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे। स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों में कोविड के मामूली लक्षण भी पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल अलग रखने की व्यवस्था करनी होगी। गंभीर संक्रमण वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों में भेजा जाएगा। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से 7,300 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले सप्ताह लगभग 2,500 भारतीयों को 14 उड़ानों से दुबई से स्वदेश लाया गया। पहले चरण में दुबई से लगभग 2,000 भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया गया था। अबुधाबी से 1,045 लोग भारत के विभिन्न भागों में लौटे हैं। मस्कट से 11 उड़ानों में 1,970 लोगों को भारत लाया गया। रेल विभाग ने आज तक 2,813 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, जिनमें 37 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। लगभग 60% रेलगाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से चली हैं और अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार गई हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य लोगों के लिए इस महीने की 1 तारीख से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 80% श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चली हैं। ज्यादातर रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर मंडल और बिहार में पटना के आसपास गई हैं। रेलगाड़ियों के परिचालन की रेलवे बोर्ड, प्रखंड और मंडल स्तर पर निगरानी की जा रही है। रेल विभाग ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए भोजन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का एक विशेष विमान लंदन से 93 यात्रियों को लेकर आज मध्य प्रदेश में इंदौर पहुंचा। विदेश से भारतीयों को इंदौर लाने वाला यह तीसरा विशेष विमान है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले 2 विशेष विमान कुवैत से 200 से अधिक यात्रियों को लेकर इंदौर आए थे। इंदौर आए इन 93 यात्रियों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं।
कोविड-19 की रोकथाम के तहत इन सभी यात्रियों की इंदौर के देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डे पर ही मेडिकल टीम द्वारा जांच की गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी 93 यात्रियों को शारीरिक दूरी और अन्य आवश्यक एहतियाती उपायों के साथ इंदौर लाया गया है। सभी यात्रियों को उनके जिला मुख्यालय तक ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था भी की गई थी। अपने अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचने के बाद इन सभी यात्रियों को एहतियात के तौर पर 14 दिनों के लिए पहले क्वारंटीन में और उसके बाद अगले 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में भी रहना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वंदे भारत मिशन के तहत ब्रिटेन से अब तक 11 विमानों से 3,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। बर्मिंघम से अमृतसर के लिए एक और उड़ान कल आएगी। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भविष्य में और उड़ानें शुरू किए जाने की योजना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए बोर्डिंग के सभी प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केवल संक्रमण रहित व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों ने अब तक 37 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष विमान लंदन से 93 यात्रियों को लेकर इंदौर पहुंचा। भारत ने ईद के दौरान अफगानिस्तान में 3 दिन के संघर्ष विराम के समझौते का स्वागत किया है। ईद उल फित्र का त्यौहार कल देश के अधिकांश भागों में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ईद की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित कर लिया गया है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं को 3 श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है। इन सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बिस्तर तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में 968 कोविड अस्पताल हैं और इनमें 2.5 लाख से ज्यादा बिस्तर हैं। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2,000 से ज्यादा है और इनमें 1,76,000 से ज्यादा बिस्तर हैं। कोविड देखभाल केंद्रों की संख्या 7,000 से अधिक है और इनमें 6,46,000 से ज्यादा बिस्तर बनाए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में मास्क और पीपीई उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान का दौरा किया और कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। ये अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 54,440 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,657 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 41.28% है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,08,623 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 29,43,421 कोविड जांच की जा चुकी हैं। परिषद द्वारा अब तक देश में कुल 607 प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 427 सरकारी और 180 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। पंजाब में आज नोवेल कोरोना वायरस के 3 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 2,048 हो गई है। नए मामले अमृतसर, पठानकोट और जालंधर से हैं। 1,870 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में छूट दी है। कार्यालयों में 33% की जगह अब 50% कर्मचारी आ सकेंगे। इस बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने ईद के बाद 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दी है, लेकिन मॉल बंद रहेंगे। जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाने हैं, वहां कॉम्प्लेक्स की 1/3 दुकानें ही प्रतिदिन सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के साथ खुलेंगी। जिला प्रशासन ने इन कॉम्प्लेक्स को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी। यहाँ पर कार्य करने वाले स्टाफ को दस्ताने और मास्क हर हालत में पहनना होंगे तथा ग्राहकों का पूरा विवरण अपने पास दर्ज करना होगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
छत्तीसगढ़ में एक स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने साबित किया है कि संकट को अवसर में बदला जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान अधिकतर उद्योगों पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में राजनांदगांव जिले में एक स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने लाखों रुपए अर्जित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान मां बमलेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह के लगभग 10,000 सदस्यों ने सैकड़ों टन जिमीकंद का उत्पादन किया। इन ग्रामीण महिलाओं ने लॉकडाउन के चलते जिमीकांदा की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। समूह द्वारा फोन से बुकिंग प्राप्त कर होम डिलीवरी दी जा रही है। इस स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सिर्फ जिमीकांदा का उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि कोरोना वायरस के चुनौतीपूर्ण समय में फेस मास्क की मांग को देखते हुए 3 लाख मास्क भी तैयार किए हैं। इन मास्क के लिए समूह को मुंबई सहित अन्य शहरों से ऑनलाइन ऑर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। पुद्दुचेरी में कोविड-19 से अभी तक 41 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 12 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मलारी कृष्णा राव ने कहा है कि क्षेत्र में आज 5 नए लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुद्दुचेरी में संक्रमण के मामले बाहर से आए लोगों के कारण बढ़ रहे हैं। चेन्नई में आज कोविड-19 संक्रमण के 587 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में मरीजों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। राज्य में आज 765 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक हो चुकी है। राज्य में कोविड संक्रमण के कुल मामलों के 1/3 मामले अकेले चेन्नई में हैं। हालांकि उपचार के बाद 833 मरीजों के ठीक होने की अच्छी खबर भी है। इस बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ राज्य सरकार ने चेन्नई में कुछ कल कारखानों को कल से काम करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे और विदेश यात्रा के इच्छुक भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वदेश लौटने वाले विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए भारतीय दूतावासों में अपना पंजीकरण कराना होगा। ये लोग नागरिक मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर व्यावसायिक उड़ान या सैन्य मामलों के विभाग या जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त पोत से वापसी कर सकते हैं। इन लोगों में प्रवासी मजदूरों, लघु अवधि वाले वीजा धारकों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा का खर्च संबंधित यात्री को स्वयं वहन करना होगा। विदेश मंत्रालय उड़ान या पोत से यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी रखेगा। विदेश यात्रा के इच्छुक देश में रुके लोगों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय या किसी निर्धारित एजेंसी को आवेदन करना होगा। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉ उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों की स्वच्छता तथा खांसते और छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड-19 के मामले में विश्व के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इस वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में आपके सवालों के जवाब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया देंगे। श्रोता विशेषज्ञ से अपने सवाल फोन नंबर 1800-115-767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। सवाल हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR पर पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट
newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर उपलब्ध रहेगा। आप ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ईद के त्योहार को प्रेम, शांति, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के भयावह संकट के बीच मानव सेवा की भावना को और मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद का त्योहार समाज में दया, दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। श्री नायडू ने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को कोई भी तीज त्योहार सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि ईद का पावन त्योहार सभी लोग दया और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के साथ मनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने लोगों को ईद उल फित्र के अवसर पर बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्योहार हमें एकता, भाईचारे और एक दूसरे से प्रेम का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से ईद मनाने के लिए बाहर न निकलने की अपील की है। कई उलेमाओं और इमामों ने भी लोगों से घर में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। देश के अधिकांश भागों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें। कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने खानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह त्योहार कल मनाया जाएगा। लोगों ने अपने घरों में रमजान माह के समाप्त होने की नमाज पढ़ी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर लोग एकत्र होकर किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हुए और उन्होंने प्रशासन के साथ सहयोग किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। कश्मीर प्रांत में लोग कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रार्थना सभाएं अपने घरों में ही अदा कर रहे हैं। कश्मीर के मस्जिदों में आज कोई ईद की नमाज अदा नहीं की गई, क्योंकि लोग प्रशासन के दिए हुए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल GC मुर्मू ने ईद उल फित्र के शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी है और आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार जम्मू कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयास में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केरल में आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौलवियों और इमामों ने नमाज अदा करने वालों से ऑनलाइन अपील की कि वे अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहकर ईद मनाएं। राज्य सरकार ने ईद को देखते हुए पूर्णबंदी में आज कुछ छूट दी है। भारत ने ईद के दौरान अफगानिस्तान में 3 दिन के संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि इस संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया जाएगा और कोरोना महामारी से उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट को देखते हुए इसे स्थायी किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के संघर्ष में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। नेपाल में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 600 को पार कर गई है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश में आज 19 और व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इनके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या 603 हो गई है। नेपाल में संक्रमित 17 लोगों को इलाज के बाद आज छुट्टी दे दी गई। फिलहाल 513 लोगों का इलाज चल रहा है और कुल 87 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेपाल में कुल 39,804 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है।
देश के कुल 77 जिलों में से 42 कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। भारतीय डाक विभाग और बिहार का बागवानी विभाग अब लोगों के घरों तक शाही लीची और जर्दालू आम पहुंचाने का काम करेगा। संचार मंत्रालय के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम की लोगों के घरों तक आपूर्ति करने के लिए डाक विभाग के बिहार सर्कल ने वहां के बागवानी विभाग के साथ हाथ मिलाया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के फैलाव के कारण लीची और आम के उत्पादक किसानों को अपना सामान बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में डाक और बागवानी विभाग मिलकर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के लिए प्रशंसा अर्जित की है। विकसित देशों के एक समूह ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने की सराहना की है। इस बुनियादी ढांचे से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों को तेजी से और आसानी से नकद धन देकर मदद पहुंचाई गई है। राष्ट्रमंडल की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने डिजिटल इंडिया को शानदार बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रमंडल के अन्य विकसित देशों के लिए एक नई किरण है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने कोविड-19 से बचने के लिए लोगों से अनावश्यक रेल यात्रा से बचने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ट्रेन से गैर जरूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है। इसलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचे तथा अपनी ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दे। आप जहां भी हैं वहीं रहिए। मनरेगा के एक लाभार्थी जनकराज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कटरा में काम करते हैं। उन्हें प्रतिदिन काम मिल रहा है। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले काम के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम जनकराज है। प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रियाबाद है जिन्होंने रोजगार लगाया है ये काम करने के लिए, और दिहाड़ी के लिए कोई काम नहीं था। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। साथ ही गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शहर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कोलकाता शहर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर के मौसम का पूर्वानुमान है कि जम्मू में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में भी अधिकांश समय बादल छाए रहेंगे और कभी कभी तेज बौछार होने का अनुमान है। पारा 27 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय बादल छाए रहने की संभावना है। पारा 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। समाचार कक्ष से मैं पुष्पलता शर्मा। राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के ज्यादातर स्थानों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। चूरू में आज अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीकानेर और बूंदी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर के खुले इलाकों में यह करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। कई अन्य इलाकों में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। अजमेर और करौली में सुबह से चल रही गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई स्थानों पर भीषण लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए बोर्डिंग के सभी प्रबंध किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केवल संक्रमण रहित व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों ने अब तक 37 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष विमान लंदन से 93 यात्रियों को लेकर इंदौर पहुंचा। भारत ने ईद के दौरान अफगानिस्तान में 3 दिन के संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया और ईद उल फित्र का त्योहार कल देश के अधिकांश भागों में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ईद की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।